हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने हमारे देश की तस्वीर बदल दी, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, भारत ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्होंने आज तक का सबसे लेंदीएस्ट संविधान लिखा है। फ्रेंड्स, निचले तबके से उठकर ऊंचे आसमान में उड़ान भरने वाले और सफलता के एक एक पावदान को हासिल करने वाले हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके नाम के सामने भारत रत्न लिखा जाता है, यानी कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। कब दिया गया था, क्यों दिया गया था, आगे क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने आगे की स्लाइड में। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, देखिए लिखा है भारतीय संविधान के निर्माता। भारतीय संविधान के निर्माता थे। ये भी कहा जा सकता है कि जो आज़ाद भारत है उसके भी निर्माता यही थे। दोस्तों, ये संविधान के निर्माता तो थे ही, इन्होंने सभी तबके के लोगों को ध्यान में रख के संविधान का निर्माण किया था। मतलब कि कोई भी तबका, पूरे समाज का, हमारे कोई भी तबका इस संविधान में अछूता नहीं है। मतलब सबके बारे में, सबके हितों के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने लिखा ही लिखा है। जो आज देश में शासन प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है, जितना भी उसके जनक, और इनफैक्ट अगर के.वी. राव की बात माने तो जननी। के.वी. राव कहते थे सिर्फ जनक ही नहीं, पिता ही नहीं, माता भी अगर संविधान की कोई है तो कौन है, बी.आर. अम्बेडकर जी। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था। पहले यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था। तो बी.आर. अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर क्यों लगा है, क्योंकि इनको डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त थी। ठीक है, भीमराव राम जी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पूरा नाम क्या है, हम हमेशा क्या नाम सुनते हैं, भीमराव अम्बेडकर, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव राम जी अम्बेडकर। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। अभी देखिए लिखा है भीमराव इनका नाम क्यों पड़ा, हर एक वर्ड के पीछे देखिए। इनकी माता का नाम था भीमा। भीमा कौन थी, इनकी माता थी। और राम जी कौन थे, इनके पिता थे। भीमा माता थी, राम जी पिता थे। और अंबेडकर कौन थे, अंबेडकर इनको कास्ट जो थी, इनके नाम के आगे जो अंबेडकर लगा वह इनके गुरु से लगा था। इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु एक ब्राह्मण गुरु थे इनके, जिनकी कास्ट थी अंबेडकर। वो इनके अंदर की प्रतिभा को बहुत अच्छे से पहचान रहे थे, तथा उन्हें ये भी पता था कि जो समाज की कुरीतियों की बेड़ियाँ वो इन्हें कभी ना कभी जकड़ेंगी। लोग इनके कास्ट से ही घृणा करने लगते थे। उस समय जो इनकी कास्ट लिखी जाती थी उससे लोग उससे अछूत मानते थे, उससे घृणा करते थे। तो एक बहुत ही इलिटरेट सा बिहेव करते थे इनके साथ। तो फिर जो इनके गुरु थे, जो ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने इनके नाम के सामने अपनी कास्ट लगाई, अंबेडकर। चलिए देखते हैं कैसे एक निचले तबके का विद्यार्थी, जहां समाज में अस्पृश्यता की बीमारी थी, वह इतना सफल हो गया और आज उसे पढ़ा और पढ़ाया जाता है। जिसे कभी पढ़ने नहीं दिया गया था, आज ये समाज उसे पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है। ये सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, इसके बारे में चलिए देखते हैं। पहले फ्रेंड्स देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए हम आपको दोनों तरीके से, एक पूरी इनकी बायोग्राफी भी बताएंगे और क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो पहले यही क्वेश्चन आता है, इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। और दूसरा कहाँ हुआ था, ये भी पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ते मध्य प्रदेश में हुआ था, महू एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में। और उस समय मध्य प्रदेश को क्या कहते थे, तो उस समय मध्य प्रदेश को, इस समय महू कहते हैं, उस समय इसको सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। और ये महू का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, महू का नाम चेंज करके किया गया डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर नगर। तो कोई भी आ जाए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी महू में। और उसे उस समय क्या कहते थे? एमपी को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर किसका नाम है? महू का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया। ठीक है, जन्म से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। जन्म के बाद इंडिपेंडेंस भारत के, जो हमारा ये आज़ाद भारत है, उसके फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे फ्रेंड्स। बताइए कहाँ से बिलोंग करते थे और कितनी मेहनत के बाद, कितनी ज़्यादा सफलता पाने के बाद ये कहाँ पे चले गए हैं। ये इंडिपेंडेंस जो हमारा स्वतंत्र भारत था, उसके फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। ओके, देखिए ये भी पूछा जाता है फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन था, तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और इन्हें एक और नाम दिया गया था जो कि इन्हें BN राव ने ही दिया था। वो बोलते थे कि ये फाउंडिंग फादर ऑफ द रिपब्लिक भारत थे। रिपब्लिक मतलब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रिपब्लिक मतलब वो होता है जहाँ पे हमारी जो भी कंट्री है उसका जो मुखिया है, जैसे यहाँ का पहला सदस्य कौन है? राष्ट्रपति। तो उसका चुनाव हो, जैसे इंग्लैंड में क्या होता है कि वो वहाँ पे हेरिटेज होता है, मतलब कि ठीक है वंशानुगत होता है कि ठीक है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या होता है? ऐसा नहीं है, यहाँ पे चुनाव होता है। तो वही जहाँ पे चुनाव होता है उसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक। तो रिपब्लिक भारत के निर्माता भी इनको कहते हैं। कौन कहता है? BN राव। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इन्होंने क्या ऐसा किया, कैसे कैसे पढ़ाई की थी, क्या किया था कि जो ये इतना आगे गए। तो चलिए देखते हैं। हुआ क्या था कि जब ये बचपन में छोटे थे तो अपने पापा से पढ़ने के लिए जिद करते थे। तो वहाँ पे जैसे इनके पिताजी जो थे वो सूबेदार थे आर्मी में, तो वहाँ पे ये महार जाति के थे। महार जाति के थे। ठीक है, तो वहाँ पे इस जाति के लोगों को, मतलब कि जो भी निचले कास्ट की जातियाँ थीं उस समय के हिसाब से, इस समय फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी निचला जात उचला जात ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। तो उस समय जो निचले जात के लोग थे उन्हें पढ़ने का हक नहीं था। लेकिन इनके पापा सेना में सूबेदार थे, इसलिए वे थोड़ा सा रियायत पाए और इन्हें स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले गए। एडमिशन तो हो गया, एक क्लास में बैठे हुए थे, तो जैसे ही क्लास में आके बैठे सारे बच्चे उठ के वहाँ से चले गए, क्योंकि उस समय उछले तबके के बच्चे ही पढ़ा करते थे। अब उनके दिमाग में भी ये घर कर चुका था। देखिए बच्चों के दिमाग में कुछ होता नहीं है, वहाँ फैमिली से उनके दिमाग में भरा जाता है सारी चीज़ें, तो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब टीचर आता है तो पूछता है आप लोग खड़े क्यों हैं? तो बोलते हैं कि ये महार जात का है, हम इसके साथ नहीं बैठेंगे। फिर टीचर भी कम नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि अंबेडकर जी को उठा के क्लास के बाहर बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप क्लास के बाहर बैठ के पढ़ेंगे। अंबेडकर जी को ये बात बहुत बुरी लगी थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे चलते गया, उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार होता था, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हर्ट करती थी। फिर होता क्या है, स्कूल में जो इल ट्रीटमेंट हुई महार जाति के लोगों के साथ, वो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने टीचर, एक बार क्या होता है कि उनके टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, तो किसी को क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन भीमराव अंबेडकर जो थे, क्योंकि इनके पिता राम जी भी पढ़े लिखे थे, सूबेदार थे, तो उनको पढ़ा उड़ा के भेजते थे। तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो हर क्वेश्चन का आंसर के लिए हाथ उठाते थे, लेकिन टीचर उनसे नहीं पूछता था। तो उन्होंने बोला भी, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों आप मेरे से आंसर नहीं पूछे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप क्लास में बैठे हैं और क्लास में सबकी बातें सुन रहे हैं, ये बहुत है। और तुमसे क्वेश्चन आंसर हम नहीं पूछ सकते, तुम्हारे आंसर की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर अगले दिन आके भीमराव जी ने अपने पिताजी से कहा कि हम नहीं, स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। उनके पिता ने बोला क्यों नहीं जाओगे? तो उन्होंने सारी बातें बताई। तो उन्होंने बोला इसी चीज़ को तो बदलना है और तुम इसी चीज़ से भाग रहे हो। सोचिए उतने छोटे से बच्चे के मन में ये बात डाली गई
और वही एक बात थी जिसको लेके पूरी लाइफ कि हाँ इस चीज़ को मुझे बदलना है, हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत गलत हो रहा है और समाज में बहुत इलिटरेट टाइप के लोग हैं और पढ़े लिखे लोग जो थे वो भी इसी इलिटरेट टाइप की बिहेव कर रहे थे। ठीक है, अब इनके देखते हैं एजुकेशन कैसे हुई थी। हुआ क्या था कि इनका जन्म कब हुआ था, अभी मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था 1891 में। ठीक है, अब देखिए इनकी माता की मृत्यु हो जाती है, बहुत ही छोटी एज में थे जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता रिटायर्ड हो जाते हैं, देखिए 1814 में इनके पिता रिटायर्ड हो जाते हैं। बहुत कम उम्र में ही इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है और इनके जो पिता रहते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में एक स्टोरी बताई है कि जब इनकी दूसरी मम्मी आती हैं, जो भी इनकी दूसरी माता आती हैं, वो इनकी मम्मी के कपड़े पहनती हैं, सारी चीज़ें, तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। तो एक दिन क्या होता है कि सोचते हैं कि रात में जब सब लोग सोए रहेंगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये क्या करते हैं, घर में एक पोटली रखी रहती है, उसको उठाते हैं रात में और ये चुपचाप घर से निकल जाते हैं। जब कुछ दूर जाने के बाद जब ये उस पोटली को खोलते हैं तो उसमें इनको आधा आना मिलता है। पहले आना चलता था तो आधा आना मिलता है। तो ये सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था पोटली में बहुत पैसा होगा लेकिन इसमें आधा आना रखा है, यानी हम लोग बहुत गरीब हैं। तो सोचते हैं इस परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते, मैं इसकी मदद करनी होगी, मुझे इस परिवार के लिए सहारा बनना होगा। मैं छोड़ के भाग रहा था। और ये देखिए ये घटना भी उन्होंने अपने बुक में ही लिखी है, जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी उसी में लिखी है। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे रहने का फ़ैसला किया था। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जैसे हुआ क्या था, जो इनके पिताजी थे, इनके पिता का पूरा नाम था रामाजी जी सकपाल। देखिए ये कास्ट थी इनकी असली, सकपाल कास्ट थी। और माता का क्या नाम था, भीमाबाई सकपाल, ये इनकी असली कास्ट थी। ठीक है, लेकिन क्या अब इनके गांव का भी देखिए, अब एक कहानी आती है। इनको पता था कि इनके साथ भेदभाव होगा, ये सकपाल कास्ट सुनते ही लोग भेदभाव करेंगे। तो इनके गांव का नाम था अम्बा दावेकर, अम्बा दावेकर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अपने नाम के आगे ए कास्ट लगाने लगे, ये अम्बा दावेकर, लेकिन ये बहुत ही टफ और बहुत ही मतलब बोलने में अजीब सी लगती थी। तो फिर इनके एक गुरु थे, गुरु का नाम क्या था इनके, ब्राह्मण। देखिए पहले ब्राह्मण क्षत्रिय सब नाम के आगे लिखा जाता था। ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। क्या, ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर। फिर इन्होंने ही क्या किया, जो ये कृष्ण केशव अंबेडकर थे, अंबेडकर ने ही एक कास्ट भीमराव अंबेडकर को दी। इन्होंने कहा कि आगे चल के तुम्हारा नाम सुनकर ही लोग तुम्हें अजीब तरीके से ट्रीट ना करने लगें, इसलिए एक कास्ट इन्होंने इनके नाम के सामने लिखी थी। देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसमें ही मेंशन है। ठीक है, तो इनके नाम में देखिए भीमराव माता से आया था, राम जी पिता से आया था, अंबेडकर इनके गुरु से आया था। और देखिए किसी भी विद्यार्थी को अगर आप सक्सेस करना चाहते हैं या उन्हें कुछ ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहते हैं तो तीन ही लोगों का हाथ होता है, माता पिता और शिक्षक। और इनके माता पिता और शिक्षक तीनों बहुत ही अच्छे थे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। कहा जाता है कि पैसे बहुत कम थे लेकिन इनके पिताजी जो थे वो बचपन में इन्हें बर्थडे गिफ्ट जब दिया करते तो टैगोर की किताबें लाया करते थे। जहाँ खाने के लाले पड़े थे वहाँ बच्चों को गिफ्ट में वहाँ टैगोर की किताबें दी जाती थी। कहा जाता है कि जो भीमराव अंबेडकर थे इन्हें 9 भाषाएं आती थी, 9 भाषाएं। ओके, और 34 डिग्री थी इनके पास, कितनी, 34 डिग्री थी। दोस्तों जब
ये जो 34 डिग्री है, कौन कौन सी डिग्री थी ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन कई जगह ये मेंशन है इनके पास 34 डिग्री थी। इन्होंने पढ़ाई कैसे की थी ये देखते हैं। देखिए 1897 में ये चले गए थे बॉम्बे। कब? 1897 में ये बॉम्बे चलेगा, और बॉम्बे के एक कॉलेज था, क्या नाम था? एल्फिंस्टन। वहाँ पे इन्होंने 10th किया था, हाई स्कूल पास किया, ठीक है। अपने कम्युनिटी के, मतलब कि महर कम्युनिटी के, और 10th इंटरमीडिएट करने वाले पहले छात्र थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, जो बॉम्बे में यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से बीए करते हैं। अब देखते जाइए दोस्तों कि सफ़र कितना कठिन था, उसके बाद इनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी, क्या क्या इन्होंने किया था। उसके बाद ये कोलंबिया जाते, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, यूएस में है। वहाँ से इन्होंने एमए एंड पीएचडी की है। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि इतने निचले तबके के थे, फिर ये यूएस कैसे चले गए। देखिए तो उसके पीछे भी एक कहानी है। जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, वह उन्होंने एक स्कॉलरशिप चलाई थी। वो इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत क्या करते थे कि बच्चों को यूएस भेजते थे, 4 साल का उनका खर्चा उठाते थे। और ये कहा जाता था कि यूएस जाने के बाद जब आप वापस आएंगे 4 साल के बाद, तो आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो उसी के तहत ये यूएस गए थे, ठीक है। और ये वहाँ 4 साल रहे, और उसके बाद वहाँ से इनको आना पड़ा। देखिए आना नहीं चाहते थे, वहाँ से लंदन जाके पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन वहाँ से उनको आना पड़ा था। फिर ये दोबारा लंदन गए, और लंदन से, देखिए लंदन कहाँ? ब्रिटेन गए, और ब्रिटेन से स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे इन्होंने क्या किया था? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमएससी की प्लस डीएससी की। डीएससी मतलब डिग्री इन साइंस। सोचिए एक तरफ इन्होंने साइंस पढ़ा है, एक तरफ ये आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, सोशियोलॉजी पढ़ा है, साइकोलॉजी पढ़ा है। मतलब क्रिएटिव माइंडेड बंदे थे। कोई क्रिएटिव माइंडेड बंदा ही इतनी सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी है, देखिए उसका नाम है ग्रेस इन, क्या? ग्रेस इन। यहाँ से इन्होंने किसकी डिग्री ली थी? बैरिस्टर, मतलब कि लॉ की डिग्री ली थी, बैरिस्टर। वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री ली थी, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, इनकी डिग्री, इनकी पढ़ाई, इनकी लगन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। एक बार क्या होता है, जब ये बॉम्बे का जो यूनिवर्सिटी है उसमें बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि 2-3 दिन एक पेड़ रहता है, उसके नीचे आके बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं कि अगल बगल क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा केलुस्कर इनको डेली देखते थे। देखिए इनके बहुत अहम रोल है इनकी ज़िंदगी में, इनका भी। तो दादा केलुस्कर उनको डेली देखते थे वहाँ पे बैठे हुए। तो एक दिन उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ। तो पहले बात, अम्बेडकर जी बैठ नहीं रहे थे। तो दादा केलुस्कर कहते हैं, देखिए एक राइटर थे उस समय, कहते हैं मेरे लिए सब लोग बराबर हैं, तुम बैठ जाओ। तो ये बैठ जाते हैं वहाँ पे, फिर वो बात करते हैं। तो कहते हैं कि तुम अगर पढ़ने में इतने ही मतलब इतना मन लगता है तो तुम यहाँ क्यों पढ़ते हो, यहाँ तो डिस्टर्ब होते होगे, जाके लाइब्रेरी में पढ़ो। तो बोलते हैं कि मैं लाइब्रेरी में तो पढ़ना चाहता हूँ, बट वहाँ पे मुझे एंट्री ही नहीं दी जा रही। सोचिए बीए कर रहा है, महार जात का पहला अपनी कम्युनिटी का ऐसा पर्सन जो इतना इंटेलिजेंट, और इतना इंटेलिजेंट होने के बाद इतनी छोटी सोच थी समाज की कि वो उन्हें लाइब्रेरी में एंट्री भी नहीं दे रहे थे। फिर उन्हें एक बुक देते हैं, जो दादा केलुस्कर होते हैं, इन्होंने अपनी लिखी हुई एक बुक उनको दी। उस बुक का क्या नाम था? बुद्ध की जीवनी बुक थी, बुद्ध की जीवनी।
ये बुक उनको देते हैं, इन्होंने ये लिखी थी दादा कलेस्कर ने। वो बोलते हैं कि ये बुक तुम पढ़ो, और क्या बोल जो भी था कि इनका जीवन जो था बहुत ज़्यादा संघर्षमय था जो भी था, तो ये कहते हैं कि इस बुक को पढ़ो, ठीक है, और इसे समझो। संघर्ष जो हमारी ज़िंदगी में आता है, जो भी चीज़ें आती, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, और तुम अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम महार जाति के उत्थान के लिए। और देखिए कहते हैं इन्होंने दलितों का उत्थान किया। जी नहीं, केवल दलितों का ही उत्थान नहीं किया, इन्होंने समाज के उत्थान में योगदान दिया है। केवल दलित उत्थान क्यों किया इन्होंने? अगर दलित का उत्थान नहीं होता तो हमारे देश में जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे होती? क्योंकि दलित केवल एक दो तो है नहीं, उनका एक बहुत बड़ी संख्या में है। तो अगर उन्होंने दलितों का उत्थान किया तो किसी न किसी तरीके से उन्होंने सभी समाज का उत्थान, पूरे समाज का उत्थान किया है, ठीक है। तो फिर ये वहाँ से, और ये दादा केलुस्कर ही थे जो उन्हें गायकवाड़ से मिलवाते हैं कि देखिए बहुत ही पढ़ने में बहुत ही अच्छा और जुझारू बच्चा है। गायकवाड़ से मिलवाते हैं। गायकवाड़ फिर क्या होता है, उन्हें यूएस भेजने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। तो इनके जीवन में इनका भी बहुत योगदान है। फिर इनके एक फ्रेंड रहते हैं, उनका क्या नाम है, वो पारसी हैं, हिंदू नहीं है, वो पारसी हैं। उनका नाम उन फ्रेंड का नवल, क्या नाम था उनका, इनके फ्रेंड का नाम था नवल। यह एक पारसी थे, ठीक है। नवल जो पारसी फ्रेंड थे, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान था इनकी ज़िंदगी में। नवल का एक कहना था कि सब लोग बड़े बनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, जो बड़े बनने वाले लोगों के लिए सफलता की सीढ़ी के रूप में भी काम करता है, वो भी बहुत ज़्यादा सफल और बहुत बड़ा व्यक्ति है, ठीक है। तो देखिए ये इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे, ठीक है, इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे। वहाँ से जब ये वापस आते हैं, देखिए वहाँ से 1917 में, 1913 में ये जाते हैं यूएस, कोलंबिया में पढ़ने के लिए। 1917 में देखिए 4 साल हो जाता है तो ये वापस आते हैं। जब ये वापस आते हैं तो फिर ये था कि गायकवाड़ के यहाँ काम करना पड़ेगा, तो ये गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करते हैं। और गायकवाड़ के यहाँ नौकरी में इन्हें क्या बनाया जाता है, देखिए आज के टाइम में इसे बनने के लिए बहुत बड़ी पोस्ट थी उस समय, आईएएस होना चाहिए, ये बनाए जाते हैं सैन्य सचिव, ठीक है। आईएएस के एग्ज़ाम पास करवाने जाते हैं इसके लिए, ठीक है। क्या, डिफेंस सेक्रेटरी बनते हैं। उसके बाद ये अपने ऑफिस में रहते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इनके इतना ज़्यादा नॉलेजफुल होने के बाद, इतनी ज़्यादा डिग्री लेने के बाद, पढ़े लिखे होने के बाद, जो वहाँ का प्यून था जब उससे फ़ाइल मांगते थे तो वहाँ पे वो बहुत, मतलब वो भी इनसे ऊंची जात का था, तो इनको फ़ाइल फेंक के देता था। तो इन्हें बात बहुत बुरी लगी कि मतलब इनका टेबल कोई नहीं साफ़ करता था, इन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता था। तो इनको लगता था हमारी डिग्री का फ़ायदा क्या हुआ, अभी भी बिहेव तो वैसा ही है लोगों का, लोगों की सोच थोड़ी ना बदली है। ये सारी चीज़ें देख के ये क्या होता है कि वहाँ ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाते हैं, ये वहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं। उसके बाद ये क्या होता, प्रोफेसर बनते हैं। इन्हें एज अ प्रोफेसर बनाया जाता है, कहाँ पे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक का, इनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक उसका प्रोफेसर बनाया जाता है, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। वहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं वो मना कर देते हैं, मतलब बाइकआउट करते हैं कि हम एक महार जाति के व्यक्ति से नहीं पढ़ेंगे। तो फिर जो वहाँ का प्रिंसिपल होते हैं उन्हें समझाते हैं कि 1-2 दिन क्लास लगा के देखिए, हो सकता है अच्छा पढ़ाते हों। फिर जब स्टूडेंट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट तो 3-4 दिन क्लास करने के बाद इनके फ़ैन हो जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है स्किलफुल आदमी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो एकदम इनके फ़ैन हो जाते हैं। लेकिन जो वहाँ पे अदर प्रोफेसर होते हैं, देखिए पढ़े लिखे लोग ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो अदर प्रोफेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके एंटी होते हैं, वो इन्हें रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे जो स्टाफ रूम होता है वहाँ बैठ के अगर ये उस जग से पानी पीना तो उनको बहुत हे दृष्टि से देखने लगते थे, उस जग से कोई पानी नहीं पीता था। तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही संघर्ष था इनकी ज़िंदगी में। फिर वहाँ पे क्या होता है, इनके एक व्यक्ति मिलते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ और आप एक पत्रिका लिखिए, आपकी सोच क्या है ये तो लोगों को पता चले, आप क्या सोचते हैं। मतलब देखिए सबको पता तो ये था ही कि बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदे हैं और ऐसे वैसे। तो ये कहते हैं ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1920 में इन्हें पैसा जब दिया गया
तो इन्होंने 1920 में एक पत्रिका लिखी। क्या नाम था उसका? 1920 में लिखी थी मूक नायक। क्या नाम था पत्रिका का? मूक नायक। ठीक है, ये पत्रिका पूछा जाता है मूक नायक किसकी पत्रिका थी। ठीक है, फिर इन्हें लगता है कि जॉब से हम अपने जो भी दलित वर्ग है उसका उत्थान तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जॉब में किसी न किसी के अंडर में रहना, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। फिर ये क्या करते हैं, एक नई सभा गठित करते हैं। नाम था बहिष्कृत। बहिष्कृत मतलब जिसको समाज ने निकाल दिया है। बहिष्कृत हितकारिणी, जिसको समाज ने निकाल दिया है उसका हित करने के लिए हितकारिणी सभा। क्या नाम था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, क्योंकि जिनको भी दलित लोगों को जो समाज से निकाल दिया गया था उसके लिए ये सभा बनाते हैं, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, उसके बाद उसमें काम क्या रहता है, उसमें कहा जाता है कि जितने भी लोग हैं, कोई भी तबका हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, या कितनी भी बड़ी चीज़ें करनी हो, सबसे पहले क्या ज़रूरी है? एजुकेशन। तो इस सभा में बात होती थी कि जितने भी दलित हैं, ठीक है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एजुकेशन, ठीक है, उन्हें एजुकेशन प्रदान किया जाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। देखिए, पढ़े लिखे बहुत थे, बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी है, लेकिन इन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये क्या है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी। ओके, और इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने कहा, जैसे जो नीचे तबके के लोग होते थे उन्हें कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। तो इन्होंने लिखा हु वर द शूद्रास, कि शूद्रास कौन है। और ये मानते थे, कहें कि इन्होंने बोला है कि मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है और उसमें बताया गया है कि शूद्रास सबसे निचली कास्ट नहीं थी, ये कभी जो थे क्षत्रिय से अलग हुए थे। जैसे सभी कास्ट होते हैं, वो क्षत्रिय किसी न किसी धर्म से अलग होते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये शूद्रास जो थे ये सबसे निचले तबके के लोग नहीं थे और ये क्षत्रियों से अलग हुए थे। ठीक है, उसके बाद अब आपको हम बताएं, इनका संविधान में बहुत ज़्यादा योगदान था। क्या था? संविधान में योगदान बहुत ज़्यादा था। इनको वहाँ से संविधान सभा के लिए पार्टिसिपेट करने लगे। उस समय हमारा देश आज़ाद होने वाला था, संविधान सभा बन रही थी। तो इन्होंने क्या किया, बॉम्बे से सीट के लिए लड़े। ठीक है, कहाँ से? बॉम्बे से। वहाँ से जब ये लड़े तो ये हार जाते हैं, हार गए। ठीक है, फिर ये बंगाल से लड़ते हैं सीट के लिए, और जब बंगाल से लड़ते हैं तब ये वहाँ पे जीतते हैं। और किसकी मदद से जीतते हैं? तो जीतते हैं मुस्लिम लीग की मदद से। ठीक है, मुस्लिम लीग की मदद से वहाँ से जीत जाते हैं। देखिए, इतना ही नहीं हुआ, एक और ट्रेजेडी हुई। अब देखिए, बॉम्बे से हार गए, बंगाल से जीत गए, लेकिन ये बंगाल जो था वो आज वाला बंगाल नहीं था। ये कब का था? इस समय ये क्या है? ये बांग्लादेश है। ठीक है, अब वो बंगाल था। उसके बाद क्या हुआ, जब 1957 में सारी चीज़ें सही हुई, पाकिस्तान भी डिवाइड हो गया, इंडिया डिवाइड हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो ये क्या हुआ, जिस सीट से लड़े थे वो सीट कहाँ चली गई? बांग्लादेश में। लेकिन तब तक ये संविधान सभा में थे। संविधान सभा के लोगों को समझ में आ गया था कि इनके बिना संविधान बनाना इम्पॉसिबल है, तो अब वो चाहते थे संविधान सभा में रहें। लेकिन इनकी जहाँ से सीट थी वो तो कट चुकी थी, अब वो इंडिया में ही नहीं थी। तो फिर क्या किया जाता है कि वहाँ जो महाराष्ट्र के जो सीएम रहते हैं उनसे बोला जाता है कि इन्हें आप अपने यहाँ सीट पर से किससे भी हटाइए, लेकिन अम्बेडकर जी का नाम आना चाहिए। फिर वहाँ पे क्या होता है, एक रहते हैं M.R. जयकर, ये इस्तीफ़ा देते हैं वहाँ के सीट से और उनकी जगह आते हैं भीमराव जी। ठीक है,
भीमराव जी, उनकी जगह पे भीमराव अंबेडकर सदस्य बनते हैं। उसके बाद एक और क्या थे भीमराव अंबेडकर, तो जो प्रारूप समिति बनी थी हमारी उसके भी अध्यक्ष थे। क्या? जो प्रारूप समिति थी उसके भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 में। ओके, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही लाइफ चलती रही। उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? देखिए, इससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ और कनेक्ट करिए इनकी मृत्यु से। इनकी मृत्यु जब हुई थी, और एक मैंने अभी नाम लिया था आपको कि क्या नाम था? दादा केलुस्कर। जो दादा केलुस्कर थे, इन्होंने बुद्ध की जीवनी दी थी इनको। और जब इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी, तो इन्होंने इसी साल 1956 में ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या? बौद्ध धर्म अपनाया। और इनके साथ 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो अब 2-3 चीज़ें हो गई। इन्होंने बौद्ध धर्म कब अपनाया, इनकी मृत्यु कब हुई, मतलब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इन सारी चीज़ों को डिटेल में आपको बता दिया गया है, जितना कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में आ सकता है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्विज को देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो अभी मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले। ये देखिए, ए है। यदि ये जो बनाया गया है, इनकी जन्मस्थली मध्य प्रदेश में जो थी इनकी जन्मस्थली, वहाँ पे बनाया गया है। और इसे नाम क्या दिया गया है? भीमा जन्म स्थली, भीम जन्म स्थली। और इसे ऐसे स्मारक के रूप में बना दिया गया। देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आप वीडियो को पॉज करिए और जो भी बताया गया देखिए क्या इसमें से कितने क्विज के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 को। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रामजी मालोपर सकपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? भीमराव अंबेडकर के लगभग 15 वर्ष की आयु में विवाह हो गया था और इनकी शादी 9 साल की एक लड़की रमाबाई से कराई गई थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, इनकी 2 बार शादी हुई थी। एक कब हुई थी? जब ये 15 साल की उम्र में थे। ठीक है, और पहली बीवी इनकी कौन थी? रमाबाई। इनकी पहली वाइफ रमाबाई थी। ठीक है, और फिर बहुत ही कम उम्र में रमाबाई का देहांत हो जाता है। अब उसके बाद दूसरी बार ये शादी करते हैं। दूसरी बार जिससे शादी करते हैं उनका क्या नाम था? वो एक ब्राह्मण परिवार से थी और डॉक्टर थी, और उनका नाम था सविता, जिनका पूरा नाम क्या हो गया शादी के बाद? सविता अमरेंद्र। ठीक है, उन्होंने 2 शादियां की, एक की बीवी का नाम रमाबाई और दूसरी का नाम सविता अमरेंद्र और सविता अम्बेडकर। और शादी से पहले सविता का क्या नाम था? तो वो थी शारदा। ठीक है, शादी से पहले उनका शारदा नाम था और शादी के बाद अम्बेडकर हो गई, सविता अम्बेडकर। ठीक है, तो इनकी 2 बीवी थी। और जो सेकेंड वाली मैरिज थी इन्होंने कब की थी? 1948 में, मतलब कि देश आज़ाद होने के बाद किया गया था। और जो सविता अम्बेडकर थी वो एक डॉक्टर थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लोगों का सही है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक अम्बेडकर के विचारों पर आधारित था। बिल्कुल सही है, इकोनॉमिक्स थे भाई ये। इन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं और ये इन्होंने हिटलर यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। बिल्कुल सही है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे। ये भी सही है, अभी मैंने बताया था पिछले डिस्कशन में। उन्होंने 1565 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। देखिए, यहाँ आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सही करके आएंगे, लेकिन यहाँ देखिए 1565 नहीं था, यहाँ पे होगा 1500
1956 कब बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने? तो ये अपनाया था 1956, ना कि 65। कब? 1956 में अपनाया था, ना कि 65 में अपनाया था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? सही नहीं है पूछा, सही नहीं है, तो कौन सा? ए वाला, क्योंकि यहाँ पे 1956 होगा, ना कि 65। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? देखिए बहुत दुखद बात है कि भारत रत्न जो था वो देना कब शुरू किया गया था? तो भारत रत्न देना शुरू किया गया 1954 से। कब से? 1954 से भारत रत्न देना शुरू कर दिया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। फ्रेंड्स, जिसने इतना कुछ किया उसको भारत रत्न जीते जी मिलना ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जब 1954 में शुरू हो गया था तो 1956 में इन्हें भारत रत्न दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि इन्हें भारत रत्न मरणोपरांत मिला था, मतलब इनकी मृत्यु के बाद मिला था 1990 में। ठीक है, तो इतने दिन के बाद और इतने लेट में मिला, ये भी बहुत दुख की बात है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर की जो समाधि स्थल है उसको क्या नाम दिया गया है? चैत्य भूमि। क्या बोलते हैं उसे? चैत्य भूमि। ये देखिए फोटोज़ में दिखा देते हैं आपको, ये है चैत्य भूमि। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये देखते हैं चैत्य भूमि है कहाँ, ये भी देख लेते हैं। तो चैत्य भूमि जो है ये है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारतीय रिपब्लिक पार्टी। इसका गठन अंबेडकर ने नहीं किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्विज है, आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए आपको हमारे डिस्कशन से कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। भारतीय संविधान का निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? किस समिति के थे? तो ये भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस किताब को अंबेडकर ने नहीं लिखा है? इन सब में से कौन सी बुक है जिसको भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा है? तो पाकिस्तान पे भी इन्होंने लिखा था, बिल्कुल सही है। जाति का उच्छेदन भी लिखा था, रुपये की समस्या ये भी लिखा था इन्होंने। तो कौन सी बुक नहीं लिखी थी? गांधी, नेहरू और टैगोर, ये बुक इन्होंने नहीं लिखी थी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? इसका आंसर भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बचपन की बात है, एक बार एक कुएं से पानी निकाल के पी लेते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि ये महर जाति के थे, तो इन्हें छोटा माना जाता था। तो उसके बाद इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की गई थी। सोचिए, इन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। कैसे? जब स्कूल में पढ़ते थे तो जहाँ सारे बच्चे पानी पीते थे वहाँ पानी पीना अलाउड नहीं था इन्हें। तो इनके लिए क्या होता था कि प्यून पानी लेके जब आता था वो ऊपर से गिराता था तब पीते थे। अब बताइए, एक छोटा सा बच्चा, अगर एक दिन प्यून छुट्टी पे रहता है तो पूरे दिन वो बच्चा परेशान रहता था, पूरे दिन उसे पानी नहीं मिलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? देखिए हम लोगों ने अपने डिस्कशन में इस पर डिस्कस नहीं किया था, लेकिन देखते हैं। पूना पैक्ट पहले क्या था कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, बिल्कुल सही है। ठीक है, पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोटों का अधिकार खत्म हो गया था। देखिए पूना पैक्ट में था क्या, पहले हमारे यहाँ मार्लो मिंटो रिफॉर्म आता है। ठीक है, 1909 में। ठीक है, 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म आता है। उसके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1999। उसमें ये लोग क्या कहते हैं, जैसे ये लोग देश को बांटना चाहते थे। पहले ये सारे रिफॉर्म आते हैं तो मुस्लिमों को निर्वाचन दे देते हैं, मतलब कि वो क्या कहते हैं कि अलग निर्वाचन की, आप मुस्लिम जो है मुस्लिम को ही वोट देगा, ऐसे वैसे। उसके बाद एक यही काम ये दलित के साथ भी करते हैं। तो जो गांधी जी थे वो एकता चाहते थे, वो चाहते थे कि पूरा देश बंध के रहे। तो उन्होंने अंबेडकर जी से कहा कि
आप आरक्षण ले लीजिए, थोड़ा सा जितना भी ज़रूरत है उतना आरक्षण ले लीजिए, लेकिन अलग से ये सारे काम मतलब अलग से निर्वाचन ना करिए, नहीं तो हिंदू धर्म बढ़ जाएगा, मतलब इस तरीके से, क्योंकि वो एकता में विश्वास करते थे गांधी जी। तो फिर इन दोनों लोगों के बीच में हुआ और अंबेडकर जी उनकी बात मान जाते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, बिल्कुल सही है। पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा के प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ा के 147 की गई थी, बिल्कुल ये याद रखिएगा। विधानमंडल में सीट कितनी 71 से 147 कर दी गई थी, और विधायिका की कुल सीटों की 18% कर दी गई थी, ठीक है। तो इसमें बचा क्या, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, ये गलत है फ्रेंड, ये वाला ऑप्शन गलत है। ये हुआ कब था, 4 अगस्त 1932 में। तो कब हुआ था, 1932 में। तो इस हिसाब से गलत कौन सा होगा, पहला ऑप्शन 1932। और इसमें पूछा भी है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो होगा ए। कौन सा सही नहीं है, ए आंसर सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। ये अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी कि ये बुक किसने लिखी थी, अंबेडकर जी ने। देखिए ये है बुक, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। किसने लिखी है, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखी है। निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो समाज से बहिष्कृत दलित थे उनके हित के कार्य के लिए इन्होंने, अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा लिखी। इसमें सबसे मेन इसका मोटिव क्या था, एजुकेशन, क्या एजुकेशन, ठीक है। ये चाहते थे सभी दलितों को एजुकेशन का मौका मिले, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू की थी, तो इसमें क्या था, मूक नायक। 1920 में इन्होंने मूक नायक पत्रिका शुरू की थी, ठीक है। देखिए ये है मूक नायक पत्रिका, कब स्टार्ट हुई थी, 1920 में, ठीक है। और लिखी किसके द्वारा गई थी, अंबेडकर जी के द्वारा, मूक नायक। देखिए इस पत्रिका का नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।